अस्सलाम वालेकुम जी। तालीमी नफ्सियात, और हमने अभी तक इस रेफरेंस में बहुत बड़े बड़े नामों का जिक्र किया है आपसे, और उनकी कंट्रीब्यूशंस का इन डिटेल एक जायज़ा लिया है और आपको बताया है कि उनके ख्यालात में तालीम की नफ्सियात पर, बच्चों की नशो नुमा पर कौन कौन से असरात अवामिल हैं जो एक गहरा असर रखते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात का जिक्र किया, वाइगॉट्स्की का जिक्र किया, उसके बाद हमने एरिक्सन का जिक्र किया। आज हम इसी टॉपिक से मुतल्लिक एक और बड़े माहिर नफ्सियात का जिक्र करेंगे, एंड दैट इज लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग जो है, इसकी थियरीज का खास ताल्लुक है बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट से मुतल्लिक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, in educational psychology, in philosophy related to development, is that of Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg puts forward his views in a most lucid and clear manner, and his theories particularly refer to moral development of children. Kohlberg sees various levels from various angles. He puts forward the view that there are 3 levels and each level has various stages in it. हम इन 3 लेवल्स का आपके साथ जिक्र करेंगे, और कोलबर्ग की थ्योरी के मुताबिक हर लेवल में जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुकामात हैं हर लेवल में, उनका आपके साथ डिटेल से जिक्र करेंगे। फिर मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप मुकाबला कीजिए वाइगॉट्स्की का, एरिक्सन का या कोलबर्ग का, और बताएं कि आपके ख्याल में इन तीनों के नज़रियात जो हैं उनमें से किस हद तक, किस माहिर नफ्सियात के नज़रियात में आपको ज़्यादा गहराई और सच्चाई दिखाई देती है। चलिए आज जिक्र करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का, और देखते हैं कि वो बच्चों की डेवलपमेंट से मुतल्लिक, बच्चों की नशो नुमा से मुतल्लिक क्या ख्यालात रखता है, और देखते हैं कि वो क्या स्टेजेस हम तक पहुंचाता है जो उसके ख्याल में बच्चों की नफ्सियात और डेवलपमेंट का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है। कोलबर्ग का ख्याल है कि सबसे पहली स्टेज जो है, जिसको वो कहता है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, ये प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग जो है, ये उसके ख्याल में पहली लेवल है जिससे बच्चा गुजरता है इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज मॉरलिटी। देखिए मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी इज द सम टोटल of the principles that govern a person's behavior, his concept of what is right and what is wrong, a person's concept of what is good and what is bad, what is valuable and what is worthless. ये जो हमारे पैमाने हैं, ये these measurements with which we measure, judge our own selves, our actions, our emotions, and by these standards we judge the outside world, others, their actions. These are called moral standards. So Kohlberg stresses the development of moral standards as
the most important ingredient in developmental psychology. उसके ख्याल में पहली स्टेज जो है, which he calls pre-conventional moral reasoning, a person's judgment of what is good and what is bad is based upon his personal needs on one hand, and on the other hand, the rules, the conventions, the systems, the principles that others impose on him. एक तो उसकी अपनी नीड्स हैं, और फिर जो बाहर जो दूसरे लोग हैं वो भी कुछ उस पे कदगन लगाते हैं कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई अगर वो एक शख्स ने करना है तो किस तरह से करना है, विद इन दो स्टैंडर्ड्स गिवन बाय अदर पीपल अराउंड हिम. दूसरी स्टेज जो है या दूसरी लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिसका जिक्र करता है कोलबर्ग, दैट रिलेट्स टू, ही कॉल्स इट द कन्वेंशनल, पहली प्री कन्वेंशनल, और अब जो वो जिक्र कर रहा है वो कह रहा है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, व्हेन अ पर्सन्स जजमेंट इज बेस्ड अपॉन अदर पीपल्स प्रिंसिपल्स. देखिए, प्री कन्वेंशनल जो है वो दूसरों के ख्यालात को, दूसरों के वैल्यूज को मद्देनजर रख के मोरालिटी नहीं बनी. प्री कन्वेंशनल मीन्स कन्वेंशन से पहले, लोगों के ख्यालात को इन्वोक करने से पहले जो उसका सिस्टम ऑफ वैल्यूज है. द सेकेंड स्टेज दैट कोलबर्ग इज टॉकिंग अबाउट इज कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग स्टेज, जहां पर जो एक बच्चा है या एक शख्स है उसने दूसरों से ख्यालात लिए हैं, हासिल किए हैं और उनको इंटरनलाइज किया है, और अब जो उसकी मॉरलिटी है, अब जो उसका वैल्यू स्टैंडर्ड है, अब जो उसके ख्याल में राइट एंड रॉन्ग का जो स्टैंडर्ड है, दैट इज बेस्ड अपॉन कन्वेंशनल विजडम, विजडम ऑफ अदर्स अराउंड हिम. इट इज नॉट his only personal wisdom, but wisdom of other people around him. So the second stage is what he calls conventional moral reasoning stage, where a child has learned, adopted the principles given, practiced by others around him, and judges his own actions, actions of others, according to those conventional principles. A good boy is one who is called a good boy by other people. A bad boy or a not so good a boy is one who is considered not so good by others. यहाँ क्या है कि दूसरों की जो जजमेंट है, जो दूसरे एक शख्स के बारे में ख्यालात रखते हैं, जो कन्वेंशनल लेवल ऑफ थिंकिंग है, जो लोग समझते हैं कि ये दुरुस्त है, जो मेजॉरिटी का ख्याल है कि ये दुरुस्त है, एक शख्स उसी को, एक बच्चा जो है वो उसी को अपना लेता है. एंड दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग. तीसरी जो लेवल है, जो कन्वेंशनल लेवल से भी आगे है, नोट कीजिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और अब वो जो जिक्र कर रहा है, that he calls post-conventional level of moral reasoning. Post-conventional का मतलब है कि जो prevailing system of values है, prevailing principles हैं, values हैं, morality के standards हैं, एक शख्स, एक बच्चा उनसे आगे निकलकर, उनसे जुदा होकर, उनसे बुलंद होकर, उनसे सेपरेट होकर अपने लिए एक और सिस्टम बना लेता है. एंड दैट इज व्हाट कोलबर्ग कॉल्स द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग. एट दिस स्टेज द चाइल्ड्स मॉरलिटी इज नॉट ए सब्जेक्ट एंड बाउंड बाय कन्वेंशनल एग्जिस्टिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स. His standards are not based upon only what society is doing,
or what society considers good. इस लेवल में भी आपको ख्याल करना है कि दो स्टेजेस का जिक्र कर रहा है कोलबर्ग, जिसका हमने जिक्र किया पोस्ट कन्वेंशनल level of moral reasoning. He is in this reference talking about two sub-stages or two steps in here: pre-conventional, conventional and post-conventional. And now we are talking about post-conventional, and within post-conventional he talks about two further subdivisions. The first he calls the social कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन. जब बच्चा जो है उसकी मॉरल डेवलपमेंट जो है या उसकी मॉरलिटी जो है वो दूसरों के स्टैंडर्ड्स और दूसरों के प्रिंसिपल से असर लेके बन रही है. ही कॉल्स दोज थिंग्स दैट अदर्स कॉल टू बी गुड, ही ऑल्सो कॉल्स देम टू बी गुड. दोज थिंग्स, बिहेवियर्स, ideas, ideologies, materials that others call bad, he also calls them bad. This is what is called the social contract orientation. ये social contract ही है ना, एक किस्म का माशरती मुआहदा है ना ये, कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं, जो दूसरे जिस चीज को बुरा और अच्छा कह रहे हैं, बच्चा या एडोलेसेंट या नौजवान जो है वो भी उन्हीं चीजों को बुरा या अच्छा कहने लगे. इट इज ए काइंड ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता है, उनको अपनाता है. जो दूसरे कहते हैं कि ये बात बुरी है, वो कहता है हाँ ये बात बुरी है. जो दूसरे कहते हैं कि ये बात अच्छी है, वो कहता है हाँ ये बात अच्छी है. दूसरों को बिला वजह नुकसान पहुंचाना कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है. इट इज ए बैड प्रैक्टिस. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज ए गुड प्रैक्टिस. द चाइल्ड अडॉप्ट्स द सेम. ही कंसिडर्स हर्टिंग अदर्स विदाउट एनी कॉज टू बी ए बैड प्रैक्टिस, एंड ही कंसिडर्स facilitating others, respecting others, giving them honors if they are elders to be a good behavior. He adopts the same thing. This is adoption from social learning. जो कुछ बच्चा अपने गिरदोनवा में देखता है, जो स्टैंडर्ड्स वो देखता है, वो उनको अपना लेता है. इसकी दूसरी स्टेज जो है, कोलबर्ग उसको कहता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली गुड हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली बैड हैं. दूसरों को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना is considered universally to be bad. No nation on the face of this earth would consider hurting others without cause, without reason to be a good practice. All nations, all people belonging to this humanity would consider hurting others without any cause is a bad practice. Facilitating others, honoring others is a good practice. So this is what is meant by a universal ethical orientation. Those things which are universally true are adopted. Those things that are universally considered to be good are adopted, are considered good. Those things that are universally accepted to be bad are also considered to be bad by the child. तो जब हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन का जिक्र करते हैं तो हम ये उसमें ख्याल रखें कि वो चीजें, वो असूल कवानीन जो हमने अपना लिए हैं और जिनका ताल्लुक तमाम दुनिया से, तमाम कायनात से है, वो दे फॉल इन दिस कैटेगरी. Kohlberg's morality and particular reference to universal ethical principle orientation is that people,
children, adolescents adopt, take over universally accepted good practices, consider them to be good practices. Children consider, adolescents consider those practices which are considered bad or immoral by the universe or by the people, everyone, they also consider those practices and behaviors as immoral or bad. So this is what is meant by universal ethical principle orientation. Some behaviors are universally good, some behaviors are universally bad. क्या ख्याल है आपका? कोई ऐसे behaviors हैं जो यूनिवर्सली गुड और यूनिवर्सली बैड हों? बताइए भाई, आप तो कहेंगे सीधी सी बात कि ये प्रिंसिपल जो हैं दे कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम and keep changing from place to place. Well, you are right. There are some principles and moral standards which change from time to time. There are some principles and moral standards that change from one region to another region. कुछ इलाकों में खास किस्म का गोश्त खाना बुरा समझा जाता है, कुछ इलाकों में उसी गोश्त को खाना बुरा नहीं समझा जाता. So, how can you say there are universal principles? But apart from that, there are certain things which are considered universally to be good, and there are things which are considered universally to be bad. मैंने अभी आपको गुजारिश की, मिसाल दी, दूसरों को बिला वजह गुज़ंद पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना is considered universally to be bad. Respecting others, honoring others for whatever their belief systems is considered universally good. तो ये universal practice है. And this is what Kohlberg is referring to. अगली बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि हमारे यहाँ और दूसरे ममालिक में ये कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, ये मॉरलिटी के डिफरेंसेस जो हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, in the European and the North American continents, and in the European and North American homes and organizations, individuality is stressed. Individual behavior is stressed. Whereas in the Asian countries, the Middle Eastern countries, individuality is not that much stressed. People prefer, people consider a group's point of view, a group's welfare to be above and beyond than an individual. So, in Asian and Middle Eastern cultures and systems, individuality is not highly appreciated. Group and group cohesion and group goal and group ideology and group goodness is considered preferable over individuality. ये हमारे एशियन, मिडिल ईस्टर्न कल्चर और नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन कल्चर में एक खास फर्क है. हमारे यहाँ there is more stress on collectivism. In the European and the North American continent, there is more stress on individualism. Individualism is more appreciated, whereas in the Asian culture, Middle Eastern culture, collectivism is appreciated. This is the difference that may express itself in moral standards of people belonging to Europe and North American continents on the one hand, and Asian and Middle Eastern regions on the other hand. In the European
And the North American continental systems of morality, individuality is considered good. In the Asian and Middle Eastern cultures and regions, collectivism is considered good. People would consider the benefit of a whole group to be preferable as compared to the benefit or welfare of just one person. तो ये हमारे और हमारे से मेरी मुराद एशियन, मिडिल ईस्टर्न कल्चर और यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में एक ख़ास फ़र्क है. एक और अहम बात जिसका कोलबर्ग जिक्र करता है वो है पीयर रिलेशनशिप्स. पीयर रिलेशनशिप्स, PER. पीयर क्या है? वो लोग, वो बच्चे, नौजवान या एडल्ट्स जिनके साथ एक शख्स का उठना बैठना है, जिनके साथ वो खाना पीना शेयर करता है, जिनके साथ वो दिन और रात शेयर करता है, those are considered peers. Now, Kohlberg thinks that peer relationships play a most significant part in the development of morality and moral standards of a person. जैसे हम कहते हैं कुनद हमजिन्स परवाज, फारसी की मिसाल है कि जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का एक परिंदा है, उसी तरह के अपने जैसे परिंदों के साथ वो परवाज करता है. इसी तरह ही हमारी मॉरलिटी, हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे सिस्टम ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग are dependent upon, are based upon, are have a great resemblance with the peers, friends, people that we move around. Their standards, their morality is similar to what we consider to be good and bad. So peer relationship play a most significant part in the development of a person's morality and moral standards. एक शख्स के जिस तरह के मिलने जुलने वाले होंगे, जिस तरह के जानने बूझने वाले होंगे, उसी तरह के उसके असूल भी बनेंगे, उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स भी बनेंगे. रिसर्च से पता चला कि वो बच्चे जिनका अपने जैसे बच्चों से मेल जोल रहा और वो बच्चे जिनका ऐसे बच्चों से मेल जोल रहा जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम थी, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है. मैं दो टर्म्स मैंने बोली, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हाई सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज, बताइए, अंदाज़ा लगाइए आपके ख्याल में सेल्फ एस्टीम क्या होगी. सेल्फ एस्टीम इज, जी हां, आपने ठीक अंदाजा लगाया. सेल्फ एस्टीम इज what a person considers himself to be, how much regard he has for himself. What does he think he is? Does he have a high opinion for himself? Or does he have a low opinion for himself? Does he have a positive high opinion for himself? Or does he have a negative opinion of himself? Is the opinion based upon his actual experience? Is the opinion based upon actual facts? Or is it out of his fantasy? All of these things form a part of his self-esteem. Self-esteem, in a nutshell, is what a person considers himself to be. वो लोग जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं they have high self-esteem. वो लोग जो अपने आप को अच्छा नहीं समझते, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं they have low self-esteem. वो लोग जो अपने आप को बुरा समझते हैं, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं they have negative self-esteem. Negative self-esteem is
when a person considers himself to be a bad person. हम अपने आइडियाज़ को अपने गिरदो नवा के लोगों से, पीयर से, पेरेंट्स से, टीचर से, मिलने जुलने वालों से सीखते हैं. So self-esteem plays a most important part in a person's moral development. Research shows that if a person has high self-esteem, he can develop close relationships. Having close relationships with others and having high self-esteem are positively correlated. वो लोग जो समझते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी औरत, अच्छी लड़की, अच्छा बंदा या अच्छा शख्स हूँ, वो लोग दूसरों से क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं. और वो लोग जो ऐसा नहीं समझते, जो समझते हैं that they might not be good people, that they are not as good by any moral standard, those people tend to become isolated, tend to become separated from other people. तो ये सेल्फ एस्टीम का हमारे लास्टिंग रिलेशनशिप्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. ये खास बात आपको मद्देनजर रखनी चाहिए. ये भी देखना चाहिए इसके साथ साथ कि वो लोग जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम है और वो लोग जो एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स आर मोर लास्टिंग. पहले तो हमने आपसे कहा कि सेल्फ एस्टीम का दूसरों से ताल्लुक करने के साथ गहरा ताल्लुक है. हायर द सेल्फ एस्टीम, द ग्रेटर द अपॉर्चुनिटी, द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी दैट ए पर्सन वुड डेवलप relationships with other people. Again, the relationship may be temporary or the relationship may be permanent. Those people who have high self-esteem and those people who can develop relationships with other people, they tend to develop and remain in relationships for longer periods. ये नहीं कि आज अलिफ और बे और जिम के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं और कल और परसों उनको भूल के वो मीम, शीन और फे से ताल्लुकात बनाएं. That's not the way it goes. Those with high self-esteem develop close relationships, number one, and they develop those close relationships for relatively long time periods. On the other hand, those people, those children, research shows in relation to self-esteem, those children who are rejected or who feel that they are rejected by others tend to develop transitory, temporary relationships. Research shows that those people who feel that they are rejected show many personal problems. Personal problems, in other words, could be considered a reaction of a person's feeling that he has been rejected by others in social relations. So self-respect, self-esteem, जिसका हमने अभी जिक्र किया, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है in terms of developing a relationship with others and in terms of keeping that relationships for a longer time. उसका और ताल्लुक है not developing personal, mental, psychological problems. Those who have high self-esteem, those who maintain relationships for a long time period, have less personal problems as compared to others. Those who feel that they are rejected, एक और गौर तलब बात जो है, those who feel that they are rejected become dropouts from mainstream educational systems. अब देखिए ये बात आपके लिए एक उस्ताद की हैसियत से निहायत अहम है. वो लोग, वो बच्चे
जो अपने आप को समझते हैं कि वो रिजेक्ट हुए हैं या रिजेक्टेड हैं, लोग उनके सिग्निफिकेंट अदर्स, माँ बाप बहन भाई दोस्त उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो जल्दी पढ़ना छोड़ देते हैं, उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम है, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हट जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके तुलबा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में रहें, वो पढ़ाई को ना छोड़ें, वो पढ़ाई में दिलचस्पी से और शिद्दत से काम करते रहें, तो आपके लिए एक उस्ताद की हैसियत से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप देखें कि वो बच्चा या एडोलेसेंट जो है वो रिजेक्टेड फील ना करे। असातिज़ा के लिए ये बात समझनी निहायत अहम है। देखिए, हमारे मुल्क में एक, जहां और बहुत से मसले मसाइल हैं, एक बड़ी ट्रेजेडी ये भी है कि हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ लिटरेसी लो है। लो लिटरेसी लेवल to begin with also leads to many dropouts. Dropouts means that children start education, but then leave it in between. Dropout is related to, research shows, to the feeling that a person has that he has been rejected. If a person feels that he is rejected by the teachers, by the parents, by the peer group, by his friends, by his acquaintances, then if he feels rejected, there is a greater probability that he would become a dropout. वो एजुकेशन भी छोड़ देगा। इसलिए बहैसियत उस्ताद आपके लिए ये बात समझनी निहायत ज़रूरी है that if your child, if your student feels that he is rejected, that you make compensation for that. You make sure that his feeling of rejection is dissolved, disappears. Unless his feeling of rejection is dissolved and disappears, there's a greater probability that he would fall out. ये भी पता लगा है हमें रिसर्च से कि वो लोग जो अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं, देखें बड़ी गौर तलब बात है, सेल्फ एस्टीम का और रिजेक्शन का और एजुकेशन का कितने आपस में गहरे ताल्लुक हैं। वो लोग जो महसूस करते हैं that they are rejected, that they are not accepted, these people tend to have low self-esteem. Research shows that these people who have the feeling that they are rejected tend to commit more crimes. Not only do they drop out from educational mainstream standards, they also tend to commit more crimes than others. कितनी अहम बात है। तो अब इसका ताल्लुक कैसे बन रहा है, इस ताने बाने को समझिए। The self-esteem is a regard for a person that he has for himself. We know that those who are rejected have a low self-esteem. रिजेक्ट नहीं करना आपने अपने स्टूडेंट को, बिकॉज दैट विल लीड टू लो सेल्फ एस्टीम। रिजेक्शन ऑल्सो शोज दैट पीपल हु आर फील रिजेक्टेड, हु हैव लो सेल्फ एस्टीम, ड्रॉप आउट क्विकली फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन। लो सेल्फ एस्टीम और फीलिंग ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो research has shown us that they are the people who commit more crimes. तो इसलिए सेल्फ एस्टीम, रिजेक्शन और एजुकेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप एक उस्ताद की हैसियत से क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इफ यू एक्सेप्ट children, your students, without question, look, all students commit mistakes. कौन ऐसे बच्चे हैं जो शरारत नहीं करते? कौन ऐसे बच्चे हैं जो कभी होमवर्क मिस नहीं करते? कौन ऐसे बच्चे हैं जो एक सीधी पाथ से इधर उधर नहीं हटते? Everybody, all children do that. But if you reject them, if you do not accept them, if you isolate them,
if you do not bring them back if you don't show them the right way, if you don't point out what they have done wrong can be corrected and how it can be corrected, then they would feel rejected. And rejection is a bad idea, because feeling of rejection leads to dropout. Feeling of rejection leads to higher level of delinquency. Feeling of rejection leads to a higher level of petty crimes. Feeling of rejection leads to not being able to establish not being able to establish ongoing relationships. इसलिए feeling of rejection आपने अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में आने ही नहीं देनी. उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उस्ताद की हैसियत से उनको रिजेक्ट कर रहे हैं. देखिए, सजा देना इज नॉट रिजेक्शन, जजा देना इज नॉट रिजेक्शन. रिजेक्शन इज व्हेन यू डोंट एक्नॉलेज देयर एग्जिस्टेंस. जरूर सजा दीजिए. अगर कोई बच्चा कोई शरारत करता है तो विद इन लिमिट्स उनको जरूर सजा भी मिलनी चाहिए. अगर कोई बच्चा लेजीनेस दिखाता है, अगर कोई बच्चा स्कूल वर्क में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर कोई बच्चा क्लास में डिसरप्टिव है, अगर दूसरों को तंग करता है, अगर जरूरत से ज्यादा शैतानी करता है, शरारत करता है, बाय ऑल मीन्स involve punishment, but don't involve punishment, number one, which requires or which involves physical punishment. There are hundreds of ways of punishing. Punishing children is not rejection. Don't confuse the issue at all. Rejection is not attending to children, as if children don't exist for you. Punishment is that you are trying to correct a child. गोशुमाली से बच्चा राह रास्त पर आता है, तो इसलिए गोश शुमाली को हम रिजेक्शन नहीं कहेंगे. रिजेक्शन है व्हेन यू इग्नोर समबॉडी, दैट इज रिजेक्शन. एंड रिजेक्शन इज ए बैड थिंग, बिकॉज वी नो रिजेक्शन इज रिलेटेड टू ड्रॉप आउट. वी नो रिजेक्शन इज रिलेटेड टू petty crimes. We know petty crimes can then be related to bigger crimes. इसलिए rejection is the nursery of crimes and bad behaviors by others. तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए असातिज़ा की हैसियत से आपको कि आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को रिजेक्ट ना करें. Another important influence on children is the peer group and the cliques. जो उनके इर्द गिर्द के बच्चे हैं वो कैसे उनके साथ पेश आते हैं और वो क्या उनको देखते हैं और वो क्या उनसे सीखते हैं. That is another important relationship that a child develops, and that affects his moral standards and ultimately his behavior. एक और जो रिलेटेड मैटर है इसी चीज में, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, that relates to the kind of instruction and the supervision and the rewards and the punishments and the reasons that are given for those rewards and punishments. Research shows that in a child's growth and development, in a child's development of moral standards, in a child's development of his system of values, in a child's development of social relationing, a host of factors play an important part. What are those host of factors? One, instructions. बच्चों को बताया क्या गया है, उनको हिदायत क्या दी गई हैं. कुछ पेरेंट्स, मैं देखता हूं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहिए, let them grow the way they want to grow. That's not a good idea. That is not a good idea at all. क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे,
as a parent or a teacher what is right and what is wrong, what is good and what is bad, then other people are also telling them. They haven't stopped telling them. Only you have stopped your input. They haven't. They are learning what is right and what is wrong from their friends, other teachers, other parents, from television, from the books they read, from the films they see, from social interactions. They are learning all the time. So other people are telling them these things, what is good and what is bad. Only you are the person, or you are the group that has stopped telling them. Well, you shouldn't be doing that. You should be telling them what is right and what is wrong. And of course, let them make up their own standards and their own judgments. अगर आप समझते हैं कि एक चीज बुरी है, आप उनको जरूर बताएं कि आपके ख्याल में होमवर्क ना करना बुरी बात है. अगर आप समझते हैं कि बच्चों को बड़ों का अदब करना चाहिए और वो बड़ों का अदब नहीं करते, तो आप उनको बताइए. अगर आप समझते हैं कि बच्चों को दूसरों से मोहब्बत से, शफकत से पेश आना चाहिए और आप ऐसा नहीं करते, तो आप बुरा कर रहे हैं. आपको बताना चाहिए. जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर आप नहीं बताएंगे, some so-called liberal parents think that they should not be saying what is right and what is wrong. They should not be teaching their children what is good and what is bad. In other words, they should not be giving them any instructions. Wrong. They should be. Leave it up to the child to decide what he wants to adopt, but certainly tell them what you think is right and what you think is wrong. After all, why should children commit the mistakes that parents committed? They should go forward of that, shouldn't they? They shouldn't be committing the same mistakes. So if the parents don't tell them, and some parents I know of, they think they should not be instructing. They should not be telling their children. Well, I think that's a bad practice. Universal research shows that's a bad practice. Instruction must be given. Instruction must be imparted. Number 2, supervision is most important. Children must be supervised. Their morality, their self-esteem, their input, their industry is related to supervision. आपको बहुत सी रिसर्चेज ऐसी मिल जाएंगी जिसमें ये बार बार दिखाया गया है that those children and adults and industry workers and actors who are supervised, who are instructed, perform better than those who are not supervised or where supervision is lax. तो क्या जाहिर हो रहा है इन रिसर्चेस से और इस लिटरेचर रिव्यू से? सारा जाहिर हो रहा है that supervision is an important ingredient of keeping children in the mainstream educational line, that telling them what is right and wrong, giving them instructions is the right thing to do, because giving instructions shows them the way to react. So supervision and instructions are most important determinants of morality, of behavior and direction of children. तीसरी चीज जो देखने वाली है वो rewards and punishments हैं. Your behavior, anybody's behavior is determined by the rewards and punishments that he or she gets from his or her behavior. A reward could be a pat on the back, a reward could be cash money, a reward could be smile on the face of the other, a punishment could be lack of eye contact, a punishment could be pulling the ear. But a lack of eye contact or a lack of interest shown in the person, in the student, might be a punishment. देखें, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट जो है वो फिजिकल फॉर्म इख्तियार करे या मटेरियल फॉर्म इख्तियार करे. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों हैं, ये नॉन मटेरियल या साइकोलॉजिकल फॉर्म भी इख्तियार कर सकते हैं. किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना या किसी से आंखें चुराना, क्या ख्याल है? पहला इज ए रिवॉर्ड एंड द सेकंड एग्जांपल इज ए पनिशमेंट.
किसी से आंख चुराना उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है, किसी की तरफ देख के बात करना उसके लिए रिवॉर्ड हो सकता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. We are not talking about material only rewards and punishments. We are talking about psychological rewards and punishments. So psychological rewards and punishments play as important a role in the determination of a person's morality, his moral standards. Do not underestimate the power of psychological reward and psychological punishments. Punishment may be very damaging if it is psychological. Reward may be very rewarding if it is psychological. So, reward in terms of materials or punishment in terms of material terms is not necessarily a full definition of reward and punishment. You may have psychological rewards and you may have psychological punishments. So, apart from instructions, supervisions, rewards and punishments also play an important part in the overall determination of morality or moral standards of a person. और अहम बात एक और जो है वो ये भी है कि the reasons given to the child for appreciating or not appreciating his behavior is an important determinant of the morality of the child. अगर बच्चे को बताया जाए कि उसको जो उसने किया है, जो उसका किरदार है, वो इसलिए बुरा है क्योंकि दैट्स रीजन, क्योंकि उस किरदार से दूसरों का दिल दुखता है, उस किरदार से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, उस किरदार से दूसरों को कोई मटेरियल नुकसान हो सकता है, उस किरदार से दूसरों का दिल जो है वो टूट सकता है. All of these are examples of reasons. If children are given reasons for the rewards and punishments that are given to them, if explanations are provided to them, then children have a better opportunity of adopting standards which are solid moral standards. एक और बात जो इस रेफरेंस में मोरालिटी से आपको मद्देनजर रखनी है, that is the element of variable of role models. Children learn, adolescents learn their moral standards, their moral behavior from observing others, from looking at the models. अब मॉडल जो है, आप ये ना समझिए कि कोई किसी इश्तिहार में, किसी चॉकलेट के इश्तिहार में या किसी सॉफ्ट ड्रिंक के इश्तिहार में या किसी घी के इश्तिहार में जो शख्स या औरत इस्तेमाल हो रही है वो मॉडल है. वो तो मॉडल हैं ही, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी मॉडल्स देखते हैं. ए टीचर इज ए मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स. ए फादर इज ए मॉडल for his is a model for his boys. The mother is a model for her girls. आप नोट करें कि जिस तरह से बाप बैठता है, लड़का भी आमतौर पे वैसे ही बैठता है, सीख जाता है. जिस तरह से माँ दुपट्टा लेती हैं सर पर, उसी तरह से बेटी भी दुपट्टा लेना सीख जाती हैं. जिस तरह से माँ अपने आप को कैरी करती हैं इन कंपनी ऑफ अदर पीपल, द गर्ल, हर डॉटर ऑल्सो लर्न्स टू कैरी हर सेल्फ इन द सेम मैनर. सो हाउ आर दे लर्निंग दीज थिंग्स? दे आर लर्निंग दीज थिंग्स by looking at their models. Models are the people that others, observers, have a high regard for and they follow their example. Models play an important role in the determination of a person's moral standards. Models का बहुत अहम है. अगर कोई मॉडल जो है, अगर कोई शख्स जो है वो कुर्बानी देने पे तैयार है और कुर्बानी देता है, तो बच्चा भी कुर्बानी देने पे तैयार होगा और कुर्बानी देगा. इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मॉडल जो है वो खास
एक अहमियत रखते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द मोरालिटी ऑफ अ चाइल्ड. इफ फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो फर्जी मिसाल है. वालिद अपने बच्चे से कहता है कि भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, वालिद को कहना चाहिए. और फिर थोड़ी देर के बाद फोन बजता है और बच्चा फोन उठाता है और कहता है कि अबू आपके लिए फोन है, फलां साहब आपको फोन पे बात करना चाह रहे हैं. तो वालिद उनसे कहता है कि आप फोन पे कह दीजिए वालिद घर पे नहीं है. क्या हुआ ये? The father has presented a bad role model to the child because the father is telling the child to lie on the phone. बच्चे को वो झूठ बोलना सिखा रहा है. बच्चा ऐसा कह तो देगा, but the child will also follow the same model. तो इसलिए ख्याल रहना चाहिए कि आपके गुफ्तार और किरदार में तसादुम नहीं होना चाहिए. जो आप कहते हैं वही आपको करना चाहिए और जो आप करते हैं वही आपको कहना चाहिए. अगर इन दो चीजों में आपके किरदार और गुफ्तार में तसादुम है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, you are a bad role model. Not you, but someone. That someone is a bad role model. Bad in the sense that children would then follow the same role model. चलिए अब इससे आगे चलते हैं और आखिर में आपसे गुजारिश करते हैं, बताते हैं कि आज हमने क्या क्या आपको बातें बताई. हमने आपको बताया कि कोलबर्ग के नुक्ता नज़र में कैसे एक बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है. फिर हमने आपको बताया कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस मॉरल डेवलपमेंट में शामिल हैं. फिर हमने बताया कि कुछ बच्चा अपने गिरदोनवाह से सीखता है और कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं. और फिर हमने बताया आपको कि पनिशमेंट का, रिवॉर्ड का, इंस्ट्रक्शन का और सुपरविजन का एक बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है. आज इतना ही. आज हमने कोलबर्ग के बारे में डिटेल से बात की. आइंदा आपसे फिर इसी टॉपिक पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बात करेंगे. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज. रब रखा.